Good morning, friends. Since this Samvad's initial part is also live on Facebook, where our all other colleagues in different part of the country, outside country also watching this, including our workers, investors, stakeholders. So I welcome all of you and good morning to all of them who are not here. You see, after closure of financial year 2017-18, this is first Samvad. And of course, 12th Samvad. First of all, I will congratulate the team who is regularly organizing this Samvad without fail. 12वां संवाद करना ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन शायद ही किसी ऑर्गेनाइजेशन में इतना रिलीजियसली कोई करता है एंड उसके लिए आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। 17-18 का रिजल्ट आप सब लोगों ने देखा है, पब्लिश हो गया। After considering all factors of taxes, GST, indirect taxes, the corporation has done good as far as turnover is concerned, लेकिन उससे ज़्यादा भी कर सकते थे। The profitability part is also better than previous years, and this year target we have fixed on the basis of previous year's target, and I hope कि इस बार के रिजल्ट्स हमारे स्टेक होल्डर्स को भी, गवर्नमेंट और पूरी कॉरपोरेशन को और ज़्यादा एक्साइट करेंगे। मार्केट की या सभी लोगों की एक्सपेक्टेशन है एनबीसीसी से जितनी हम लोग सोचते हैं उससे ज़्यादा है, एंड I am maintaining this that NBCC will achieve at least 30% growth in this financial year, as well as for next 5 years CAGR should be more than 30%। और वो बहुत obvious है, जब 80,000 करोड़ की ऑर्डर बुक हमारे पास है तो ये लाजमी तौर पे ये अचीव होना चाहिए और होगा, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। Next 10 hours almost we will discuss as usual all the issues और क्या कंपनी को करना है आगे। 3 महीने का टारगेट, then 1 year target this financial year and next 5 years target। कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो जनरल इश्यूज हैं जो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। एक तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन कॉरपोरेशन के अंदर किसी भी कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में सबसे जरूरी है। उसके लिए एक सबसे बड़ा स्टेप इस कंपनी ने ये उठाया है। आज से 10 साल पहले अगर जाएं आप तो देयर वर मोर देन 100 फाइनेंशियल यूनिट्स और सेंटर्स, तो उसको धीरे करके हमने 4-5 साल पहले 15-20 लोकेशन पर लेकर आए और आज वो 6 लोकेशन पर है। और उसकी ज़रूरत इसलिए महसूस हुई कि जब कंपनी को बहुत सारी कंप्लाइंसेस करनी है, चाहे वो टैक्स से रिलेटेड है या स्टॉक एक्सचेंज मार्केट से रिलेटेड है या गवर्नेंस से रिलेटेड है, वो 100 यूनिट के अंदर एक एक आदमी से नहीं पॉसिबल है। एंड आई थिंक वो जो एस्टेब्लिशमेंट हमने की है वो एस्टेबलाइज हो गई है। उसमें से 2 प्रॉब्ली शायद दिल्ली में, एक वेस्ट ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ। तो मुझे उम्मीद है कि उनके बाद अब फाइनेंशियल डिसिप्लिन की जो हम बात करते हैं, चाहे वो बिल बुकिंग की है, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट है, टाइमली पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, टाइमली रेजिंग बिल टू आवर क्लाइंट,
टैक्स कंप्लायंसेस और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज से 10 साल पहले नहीं थी लेकिन आज बहुत ज़रूरी है करने के लिए। उसी तरह से बाकी ऑफिसर्स, अभी मैं देख रहा हूँ कि 60-70 ऑफिसर्स यहाँ हैं, उसमें से करीब 40 जोनल इंचार्जेस, एसबीजी, आरबीजी डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं डायरेक्टर्स को। तो उनका भी एक डिसिप्लिन बनता है। और बहुत सारे इश्यूज़ में, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट है, टाइमली बिलिंग टू कॉन्ट्रैक्टर्स, देयर आर केसेस जहाँ कॉन्ट्रैक्टर भी शिकायत करते हैं कि हमारी पेमेंट नहीं होती है टाइम से। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, आई कैन अंडरस्टैंड कि 2, 4, 5, 7 जगह कभी ऐसी भूल हो सकती है, डिले हो सकता है, बट दिस शुड नॉट बी टेकन वेरी कैजुअली, क्योंकि जो हमारे एसोसिएट हैं उनके साथ काम करने के बाद ही आप कंपनी को चला सकते हैं। तो वो डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना पड़ेगा, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। हम लोग टेक्नोलॉजी की बात करते हैं पिछले काफ़ी दिन से और कुछ उसके अंदर इम्प्रूवमेंट भी किया है। काफ़ी न्यू टेक्नोलॉजी हमने शुरू करी है। ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करना शुरू किया है ऑन डिफरेंट टेक्नोलॉजी, वेदर प्रगति मैदान मेगा प्रोजेक्ट है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नारोजी नगर है, और छोटे प्रोजेक्ट हैं सभी जगह। लेकिन पिछले 1-1.5 महीने में आप लोगों ने खासकर दिल्ली में देखा होगा कि एक इशू रेज हुआ कि डेवलपमेंट के साथ साथ एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना चाहिए। और हो सकता है कभी एज डेवलपर, एज कॉन्ट्रैक्टर, एज इंजीनियर कुछ ऐसी चीज़ें हमसे इग्नोर भी हो सकती हैं, बट इसमें कोई शक नहीं है कि एनवायरनमेंट की कॉस्ट पे डेवलपमेंट नहीं हो सकता। लेकिन सेम टाइम डेवलपमेंट करने के लिए अगर कोई एनवायरनमेंट के साथ आपको कंप्रोमाइज़ करना है तो वो ऐसा होना चाहिए कि जिसके अंदर वो एनवायरनमेंट को डायरेक्टली इफेक्ट ना करे। अभी बात हुआ कि बहुत सारी ट्री कटिंग, जितनी भी डेवलपमेंट होती है, चाहे वो एनबीसीसी करेगी, रोड करेगी, हाईवेज में है, लेकिन अगर इंजीनियर्स और डेवलपर्स सेंसिटिव हैं तो उसको बहुत हद तक अवॉइड किया जा सकता है, क्योंकि इजीएस्ट मेथड शायद ये लगता है कि पेड़ काट दिया, उसके बाद काम किया और फिर डेवलपमेंट के बाद फ्री ग्रीनरी की। लेकिन बहुत सारे ऐसे मेथड हैं, देयर आर टेक्नोलॉजीज वेयर यू कैन अवॉइड ट्री कटिंग ऑल्सो, वेयर यू कैन ऑल्सो स्टार्ट साइमल्टेनियसली प्लांटेशन ऑफ ट्रीज। और मेरे ख्याल से शायद किसी ने नोटिस नहीं किया होगा, हिंदुस्तान में शायद ये अकेली एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी है कि वो ट्री प्लांटेशन करेगा ऑन द वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। 25 करोड़ रुपए से लेके 1000 करोड़ रुपए तक की डिफरेंट स्लैब्स हैं और वो आप सब लोग इंप्लीमेंट कराते हैं। वो शायद लोगों को नहीं मालूम होगा, लेकिन एज सिटीजन, एज रेस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन हमारी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि एनवायरनमेंट का भी पूरा पूरा ध्यान रखें। उसी में अगर मैं बात करूं पूरे देश के अंदर, हम लोग बहुत सारी जगह काम करते हैं, यही शायद अकेली ऑर्गेनाइजेशन होगी जो ग्रीन फीचर्स को इंप्लीमेंट करती है और उसके बाद ऑपरेट भी करती है। अगर दिल्ली में हम लोगों ने कुछ कॉम्प्लेक्सेस डेवलप किए हैं तो शायद ऐसा हिंदुस्तान में कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है 100 एकड़ के, 200 एकड़ के, जिसका सीवर कनेक्शन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की सीवर लाइन से नहीं होगा। शायद हमारे ही कॉम्प्लेक्सेस होंगे और वही हमारी प्लेज है। बार बार हम कहते हैं
और आप सब लोग मिलके उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। आप लोग उसको सीरियसली करिए और लोगों को एजुकेट करिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आप लोगों को बताइए कि हम ये कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ में आप ये लोगों को एजुकेट करिए कि आप लोग भी कर सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूं हर फोरम पर, क्यों दिल्ली में कोई भी सीवेज, इवन ड्रॉप ऑफ सीवेज शुड गो टू यमुना और एनी रिवर, नॉट ओनली सीवेज, इवन ट्रीटेड सीवेज वाटर। इससे ज्यादा कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं हो सकता कि जो पानी की जरूरत ट्रीटेड वाटर की दिल्ली में है उसे हम यमुना में फेंक कर यमुना को भी गंदी करते हैं, और दिल्ली के अंदर पानी की स्कैर्सिटी है। जितने भी प्रोजेक्ट्स आप प्लान करते हैं, मुझे नहीं लगता किसी के अंदर भी आप ट्यूबवेल का प्रोविजन करते हैं। तो ये लोग आप इंप्लीमेंट करिए, लोगों को एजुकेट करिए। एक रेस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे हमारा ये फर्ज ये भी बनता है कि ये अवेयरनेस के कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकता है वो डिमोन्स्ट्रेट करके बताएं, चाहे वो टेक्नोलॉजी के थ्रू हो। बहुत सारे लोग कंपनी में हर साल ज्वाइन करते हैं, 100 से लेके 150 इंजीनियर्स, प्रोफेशनल्स, HR, फाइनेंस से मिलाकर। उन लोगों को आप एजुकेट करिए, चाहे वो GCC है, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, और वो सब कुछ आप सब जो यहाँ 60-70 लोग बैठे हैं, सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी आप लोगों की बनती है। जब हम हर संवाद में मिलें या 1 साल बाद मिलें तो हम लोग प्राउडली वी शुड से कि हमने इतने नए प्रोफेशनल्स को इस स्टैंडर्ड तक पहुंचाया है। आप सब लोग उनकी एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट लिखते हैं, अपने आप से कुछ ऐसा कुछ डेवलप करिए कि आप बताएं कि मैंने अपने साथ काम करते हुए 30 नए प्रोफेशनल्स को इस लेवल तक पहुंचा के दिया है। अभी HR डिवीजन ने एक इनिशिएटिव लिया कि जितने भी एग्जीक्यूटिव क्लास के ऑफिसर्स हैं, दे विल राइट 1 essay in 1000 words along with their annual performance report about their vision, about their thinking about company profitability, business prospects। और मुझे HR डिवीजन ने बताया कि 1 महीने में ये पहले शुरू किया। दिस वाज नॉट इनिशियली प्लान्ड व्हेन ACRs वर सर्कुलेटेड, बट 1 महीने में जब इन्होंने कहा तो पूरा 980 लोगों ने वो सबमिट किया है, और शायद उसमें से 100-150 को ये एनालाइज कर पाए हैं, और बहुत सारे लोगों ने अच्छे सजेशंस दिए हैं। तो इस कंपनी को हमें जिस लेवल पर ये पहुंच चुकी है, जो एक्सपेक्टेशन है, जो मार्केट में रेपुटेशन है, उसके हिसाब से इसको पहुंचाना है, और वो सब आप लोग करेंगे। कुछ लोग यहाँ से चले जाएंगे, हो सकता है 3 महीने बाद यहाँ पर जो लोग हैं उनमें से कुछ चले जाएंगे, नए आएंगे यहाँ पर। तो एक डायनामिक प्रोसेस है। जब तक इस कंपनी में ये सब चीजें नहीं होंगी, I don't want this company should act as contractor only, we should act as professional company। बहुत सारे बायर्स आजकल कंपनी को अप्रोच करते हैं डिफरेंट फोरम के थ्रू। जिन लोगों ने रियल एस्टेट में प्रॉपर्टीज खरीदी हैं, बिकॉज ऑफ एनी रीजंस उनकी प्रॉपर्टी नहीं मिल पाई हैं। सो मेरा बताने का पर्पज़ ये है कि उन लोगों का इतना कॉन्फिडेंस है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, और वो सब आप लोगों की वजह से है। अगर मैं ट्विटर देखता हूँ, फेसबुक देखता हूँ, मेल देखते हैं, गवर्नमेंट कहती है, तो उनकी एक्सपेक्टेशन है कि NBCC उसके अंदर उनकी मदद करे, बायर्स की भी मदद करे, डेवलपर्स की भी मदद करे। तो हमारा सिर्फ काम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी, प्रॉफिट कमाना, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन चलाना, उसके अलावा इन सब चीज़ों का भी है। और अगर आप ये करते हैं तो इसका इनडायरेक्ट बेनिफिट जो कॉरपोरेशन को आएगा
तो जिस कारण से कंपनी बनी है वो सब कुछ मिलेगा। तो मेरी आप सब लोगों को एडवाइस ये है कि इन सब चीज़ों के ऊपर आप निगाह रखिए। आप इसको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी देख सकते हैं, एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे देख सकते हैं। अगर एनसीआर में आप 2 लाख लोगों के मकान डिलीवर कराने में डेवलपर्स को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या मैनेजमेंट के कुछ एडवाइस देने में हेल्प कर सकते हैं, तो इससे बड़ा कोई सीएसआर नहीं हो सकता है। और इंटर्न, चाहे वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है या फ्यूचर के लिए एनबीसीसी को कुछ मिलेगा, वो सब चीज़ें आप लोगों को इसको करने के बाद रियलाइज होंगी। जब पिछले संवाद में हम लोग मिले थे, आज से ऑलमोस्ट 3 महीने पहले, उसके बाद से कंपनी ने ओवरसीज मार्केट में बहुत बड़ा फुटप्रिंट बनाया है। अभी तक हम लोग मॉरिशस, मालदीव, टर्की और बोट्सवाना में काम करते थे। सरकार ने हमें 10 अफ्रीकन कंट्रीज में कन्वेंशन सेंटर बनाने का काम दिया है और कुछ के अंदर डीपीआर बन गई और होपफुली इस फाइनेंशियल ईयर में अधिकतर जगह पर काम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा और भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके लिए गवर्नमेंट ने एनबीसीसी को आइडेंटिफाई किया है। वो आज मैं नहीं डिस्क्लोज करूंगा, लेकिन हो सकता है 10-15 दिन बाद आप लोगों को मालूम पड़े कि कितना प्रेस्टिजियस असाइनमेंट सरकार ने एनबीसीसी के लिए सोचा है, एंड बिकॉज ऑफ योर डिलीवरी ओनली। आप लोगों में से या आपके कुलीग जो भी सुन रहे हैं, इंक्लूडिंग वर्कर्स, जो भी वहाँ पर सर्व करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, मैं इस संवाद के माध्यम से सबको ये इनवाइट कर रहा हूँ कि वो लोग अपना ऑप्शन दें, क्योंकि एक हमारा मोटिव और आगे का विजन ये है कि हम लोग हिंदुस्तान से बाहर जाकर भी एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कंपनी के तौर पे आने चाहिए, जो कि कई बार ये सरकार और ख़ासकर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं कि वी शुड गो मोर ग्लोबली। और उसी में आपको अगर 10-12 कंट्रीज़ में ये काम मिला है तो फिर उसके बाद तो एनबीसीसी की स्किल है कि कितना उसको आगे डेवलप करते हैं। टाइमली डिलीवरी और प्रोजेक्ट एक सबसे बड़ा यूएसपी आज मार्केट, सरकार, योर कस्टमर्स समझते हैं कि एनबीसीसी कर सकती है, लेकिन इंटरनली अभी भी मुझे लगता है कि हम लोग थोड़ा या कुछ ज़्यादा पीछे हैं और अच्छा कर सकते हैं हम लोग उसमें। और इसके ऊपर आज डिटेल में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि यही एक की फैक्टर है जिससे आपकी रेवेन्यू बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा। आपके स्टेक होल्डर्स जिनका बहुत बड़ा विश्वास है इस कंपनी के ऊपर, उसकी की यही है कि आप अपने प्रोजेक्ट्स को टाइमली डिलीवर करें या टाइम से पहले करें। उसको करने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर है कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। और कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट इज बोथ साइड, कि आप अपनी एजेंसीज को काम कराते हैं, लेकिन वो आपकी अदर साइड ये भी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी प्रॉब्लम्स को ठीक करें, उनको सॉल्व करें, उनको पेमेंट करें, उनके डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करें। हमने एक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी बनाई थी, अब दोबारा से उसको रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया है। एज चेयरमैन मैं ये देखना चाहता हूं कि अगले 9-10 महीने में जब हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्लोजर के बाद मिलें तो हम कह सकें कि साहब हमारी कंपनी में कोई डिस्प्यूट नहीं होता। मैं अपने तौर पे हर क्लाइंट को बताता हूं, और जो कि फैक्ट है, कि जितनी भी हिंदुस्तान की बड़ी कंपनीज एनबीसीसी के साथ एसोसिएटेड हैं,
इंक्लूडिंग छोटी कंपनी, छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स। पिछले 5-7 साल में मैंने किसी के साथ कोई आर्बिट्रेशन, कोई क्लेम, कोई डिस्प्यूट नहीं आया है। रनिंग प्रोजेक्ट के अंदर अगर किसी की पेमेंट डिले हुई है, उसको ठीक करना एक अलग बात है, लेकिन इसके लिए मैं अपने जितने वेंडर्स हैं, जितने कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं फॉर देयर कॉपरेशन कि दे हैव नॉट रेज एनी इशू, बिकॉज वट एवर प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग विद द हेल्प ऑफ आवर ऑफिसर्स, वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट ही सॉल्व हो जाती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हैं, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, 400-500 क्लाइंट के साथ एग्रीमेंट हैं, 2000-3000 आपके वेंडर्स, एजेंसीज, कंसल्टेंट के साथ एग्रीमेंट हैं, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, नहीं होने चाहिए, लेकिन होते हैं तो उनको टाइम से सॉल्व करना ही सबसे जरूरी है, चाहे वो क्लाइंट के साथ है या आपके वेंडर्स के साथ है। इसके ऊपर आप लोगों को बहुत ध्यान देना है। लास्ट में मैं एक ही चीज कहूंगा कि इस कंपनी में 35 साल काम करते हुए आज मैं कह सकता हूं कि जितना मैंने दौर देखा, और एज चेयरमैन 5 साल काम करते हुए, कंपनी की वर्क कल्चर, इंटरपर्सनल रिलेशन बहुत इम्प्रूव हो गए हैं। और वो ये फोरम बताता है, जिस डिसिप्लिन के साथ, जिस सिस्टम के साथ ये सारी चीज़ हम ऑर्गेनाइज करते हैं, हो सकता है कुछ चीज़ें और हों जिनको आप अवॉइड कर सकते हैं। तो मेरी आप सब लोगों को एडवाइस यही है, उन चीज़ों को अवॉइड करिए जिससे कि आपको भी काम करने के अंदर एंजॉयमेंट मिले, कंपनी की ग्रोथ हो, प्रॉस्पेरिटी बढ़े। और लास्टली मैं सभी स्टेक होल्डर्स को, चाहे वो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, वर्कर्स हैं, जिनका कंट्रीब्यूशन बहुत है, जो कि आज भी सबसे ज़्यादा अगर वर्कर्स दूर दराज के एरिया में पोस्टेड हैं एक क्वांटम में, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट है, चाहे वो बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा, उन लोगों का कॉपरेशन, उन लोगों की मेहनत, बाकी आप सब लोगों की वजह से मैं यही एश्योरेंस दिलाना चाहता हूं कि जो हमने विजन प्लान बनाया है और सोचा है, वो कंपनी डेफिनेटली अचीव करेगी। और हो सकता है कि ये जो भी विजन या 30% की मैं बात कर रहा हूं, वो कंजर्वेटिव फिगर हो, कि जिस तरह की विजिबिलिटी, जिस तरह की ऑर्डर बुक हमारे पास है, ये 30% से ज़्यादा की ग्रोथ होनी चाहिए। और आज का एजेंडा भी हमारा यही होगा कि इसको कैसे अचीव करना है। थैंक यू वेरी मच। माउस ले आओ। चले गए ऐसे।